नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ इन्फरेंस। थ्योरी ऑफ इन्फरेंस क्या होता है? कुछ नहीं होता, आपको एक प्रॉब्लम गिवन होती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होता है, आपको उसको कंक्लूजन निकालना होता है और कंक्लूजन निकाल के आपको देखना होता है कि वो जो हमारी स्टेटमेंट है वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो वहाँ हम यूज करते हैं थ्योरी ऑफ इन्फरेंस का। अब थ्योरी ऑफ इन्फरेंस है क्या? गिवन अ सर्टेन सेट ऑफ प्रोपोजिशन वी आर रिक्वायर्ड टू ड्राइव अदर प्रोपोजिशन बाय लॉजिकल रीजनिंग। हमारे पास एक सेट होता है प्रोपोजिशन का, हम उसको क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं कुछ लॉजिकल रीजनिंग से। द गिवन सेट, जो हमें गिवन सेट होता है उसको हम प्रीमाइसिस बोलते हैं या हाइपोथेसिस बोलते हैं, और जो हमारा लाइक प्रोपोजिशन ड्राइव्ड होता है जो उससे हमारा आंसर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंक्लूजन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हमारे कुछ आर्ग्यूमेंट्स गिवन है कि को मैं आपको हम बता देती हूँ कि हमारे कुछ आर्ग्यूमेंट्स गिवन है P1 P2 डैश 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 Pn, ठीक है, और हमारा आंसर आया Q। तो ये जो हमारे स्टेटमेंट्स ये जो यहाँ हमें गिवन है इनको हम बोलते हैं प्रीमाइसिस, और इसको हम क्या बोलते हैं? जो हमारा आंसर आया कंक्लूजन। और इसको हम हमेशा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो P1 डैश 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 Pn, और हमेशा जो कंक्लूजन आता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि थ्योरी ऑफ इन्फरेंस के अंदर प्रीमाइसिस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था वही इसके अंदर है कि हमारे कुछ आर्ग्यूमेंट्स है P1 P2 डैश 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 Pn, ये इसका साइन है, हमारा ये बताता है कि यहाँ हमारा देन या देयरफॉर कि ये हमारे क्या है? कंक्लूजन है। तो आप इस तरीके से लिखो कि जो ऊपर लिखे जाते हैं वो हमारे प्रीमाइसिस होते हैं और जो स्लैश के बाद लिखे जाते हैं हमारा क्या होता है? कंक्लूजन होता है। आई होप आपको क्लियर होगी। अब ये जो लॉ ऑफ इन्फरेंस है, लॉ ऑफ इन्फरेंस के कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनके हेल्प से हम किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी प्रॉब्लम को या किसी कोई भी कंडीशन को सिंप्लीफाई करते हैं, उसको प्रोपोजिशन लॉजिक्स में लेके जाते हैं। तो कुछ लॉज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। प्रीवियसली आप देखोगे 22-23 में भी, 23-24 में यहाँ से क्वेश्चन सिंपल पूछा गया है। अगर आपको ये लॉज याद होंगे, पता होंगे तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज वहाँ आप कुछ तुक्का भी नहीं लगा कह सकते, ठीक है। पहला होता है हमारा एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या कहता है कि हमारी स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज P जॉइन Q या P इम्प्लाइज P डिसजंक्शन Q, तो ये हमेशा टोटोलॉजी होगी। अब मैं ऐसे नहीं बोल रही कि टोटोलॉजी होगी, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, हमेशा टोटोलॉजी ही होगी। अगर ये टोटोलॉजी होगी तो आप इसको आर्ग्यूमेंट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे? आर्ग्यूमेंट में मैंने आपको क्या बताया कि जो इम्प्लाइज के बाद होता है लिखा हुआ वो हमारा क्या होता है? कंक्लूजन, और जो से पहले लिखा होता है वो क्या होता है? हमारा प्रीमाइसिस। तो सिंपल P फिर स्लैश फिर P डिसजंक्शन Q, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? प्रीमाइसिस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? कंक्लूजन हो गया। आपको क्लियर है? तो ये हमेशा ट्रू होगा, अगर इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट होता है तो वो हमेशा वैलिड होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफिकेशन रूल। सिंप्लीफिकेशन रूल क्या कहता है कि हमारा P कंजंक्शन Q इम्प्लाइज P होगा, तो ये भी हमेशा टोटोलॉजी होगा। और अगर आप इसका आर्ग्यूमेंट देखोगे तो P कंजंक्शन Q ये हमारा प्रीमाइसिस होगा, और इसका जो कंक्लूजन होगा वो हमेशा क्या होगा? P होगा। अब आप सोचोगे यार ये क्या है, कहाँ यूज आएगा? तो यहाँ पता है आपको, ये कंक्लूज आपको प्रीमाइसिस पता होंगे तो आपको वहां से कंक्लूजन फाइंड करना है कि उसका कंक्लूजन क्या होगा, क्योंकि बस आपको अगर कहीं P कंजंक्शन Q मिलेगा, अगर आपको उसका कंक्लूजन निकालना है तो उसका कंक्लूजन आप कैसे निकालोगे? सिंप्लीफिकेशन रूल से, कि उसका कंक्लूजन क्या होगा? हमेशा P होगा, पहला वाला होगा, ठीक है। रूल्स ऑफ डिटैचमेंट या मोडस पोनेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मोडस पोनेंस एंड मोडस टोलेंस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लो, ये हर क्वेश्चन में यूज आते हैं। तो ये मोडस पोनेंस क्या होता है कि ये कहता है कि P कंजंक्शन P इम्प्लाइज Q हमेशा क्या होगा? टोटोलॉजी होगा। और अगर आप कहीं पे भी आर्ग्यूमेंट को लिखोगे तो आर्ग्यूमेंट किस तरीके से लिखे जाएगा? P एंड P इम्प्लाइज Q, तो इसका हमेशा कंक्लूजन क्या आएगा? Q आएगा। अगर आपको कहीं ये स्टेटमेंट इस तरीके से दिख रही है तो आप उसका सिंपल लॉ ऑफ पोलेंस का यूज करके सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो कि इसका जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा? हमारा ट्रू होगा। नेक्स्ट है मोडस टोलेंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि नॉट Q कंजंक्शन P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज नॉट P होगा, तो उसका जो वो हमेशा टोटोलॉजी होगा। देन उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? नॉट Q P इम्प्लाइज Q का हमेशा कंक्लूजन क्या होगा? नॉट P, और ये हमेशा वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। ये आपको याद होनी चाहिए कि ये स्टेटमेंट आपको प्रीमाइसिस पता होनी चाहिए, उसको कंक्लूजन पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके से, अगर मेरी कभी प्रॉब्लम में सॉल्व करूँ, मुझे कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट मिल रहा है तो उसका मैं सिंपल क्या कर सकूँ? उसका कंक्लूजन बता सकूँ कि सिंपल उसका कंक्लूजन ये होगा।
नेक्स्ट है हमारा डिसजंक्शन सैल्यूलिज्म। डिसजंक्शन सैल्यूलिज्म क्या कहता है कि P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन नॉट P इक्वल इम्प्लाइज Q, क्या होगा वो हमेशा टोटोलॉजी होगा, और उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा P डिसजंक्शन Q नॉट P का जो कंक्लूजन होगा वो हमेशा क्या होगा Q होगा, और वो भी हमेशा एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। लॉ ऑफ सैल्यूलिज्म क्या होता है, ये ट्रांजिटिव रूल। ट्रांजिटिव रूल क्या कहता था हमारा, अगर A इक्वल टू बी है, ट्रांजिटिव रूल मैंने आपको बताया था ना कि A इक्वल टू बी है एंड B इक्वल टू सी है, तो देन हमारा आउटपुट क्या आएगा A इक्वल टू सी, ये हमारी ट्रांजिटिव रूल होता है। इसके अंदर भी सेम यही है, अगर P इम्प्लाइज Q है एंड Q इम्प्लाइज R है तो P इम्प्लाइज R हमारे क्या होगा, कंक्लूजन होगा। सिंपल, आई होप आपको क्लियर होगा, वही इसके अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन रूल। कंजंक्शन रूल क्या है, क्या कहता है कि P कंजंक्शन Q इम्प्लाइज P कंजंक्शन। सिंपल है कि P और Q अगर आपको कहीं ऐसे दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसका कंजंक्शन कर सकते हो, और वो भी हमारा क्या होगा, हमेशा एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। ये हमारा क्या कहता है, P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन R इम्प्लाइज S कंजंक्शन P डिजंक्शन R, तो इसका जो हमारा कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, Q डिजंक्शन S। ठीक है, वो भी हमेशा एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। अब आपको मैं आपको बताऊं तो 3-4 ही आपके मैक्सिमम यूज आएंगे, आपको पता चल जाएगा जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से लॉज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कौन कौन से लॉज आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे डिस्ट्रक्टिव डिलेमा। डिस्ट्रक्टिव डिलेमा हमारा क्या कहता है, P इम्प्लाइज Q R इम्प्लाइज S नॉट Q डिजंक्शन नॉट S, तो हमारा उसका जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा हमारा, नॉट P डिजंक्शन नॉट R, ये हमारा क्या होगा, कंक्लूजन होगा। ये होता है हमारा डिस्ट्रक्टिव डिलेमा। नेक्स्ट लास्ट, नहीं सेकंड लास्ट हमारा है कंडीशनल प्रूफ। कंडीशनल प्रूफ क्या कहता है कि P कंजंक्शन Q है और P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R है, ऐसे प्रेमाइसिस है, तो हमेशा उनका कंक्लूजन क्या आएगा, हमेशा R आएगा। और आप उसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि PQ से PQ कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आया, आउटपुट आ रहा है। थोड़ा ट्रिक खुद से बनाओगे तो आपको याद हो जाएंगे। प्रूफ ऑफ केसेस क्या कहता है कि हमारा P इम्प्लाइज R कंजंक्शन R इम्प्लाइज R Q इम्प्लाइज R है, देन हमारा जो आउट कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, लेफ्ट साइड वाले का हम क्या कर देंगे, कंजंक्शन कर देंगे और सिंपल उसको R को लिख देंगे। ठीक है, प्रूफ ऑफ केसेस में हमारा ये होता है। आई होप आपको क्लियर होंगे, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, अब इस पे ही हमारा क्वेश्चन आया था EQ 2023-24 में। तो क्वेश्चन था क्या कि आपको एक आर्ग्यूमेंट गिवन था, आपको बताना था कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड है या हमारा इनवैलिड है। तो है क्या, अब आप पहले इसको पढ़ो, है क्या, इट इज़ नॉट सनी दिस इवनिंग एंड इट इज़ कोल्डर देन yesterday, वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ इट इज़ सनी, इफ डू नॉट गो स्विमिंग देन वी विल टेक अ कैनोई ट्रिप, इफ वी टेक अ कैनोई ट्रिप देन वी विल बी होम बाय सनसेट, और कंक्लूजन लिखा हुआ था वी विल बी होम बाय सनसेट। अब कुछ समझ आया कुछ पढ़ के, नहीं। अब आप इसमें ये देखो कि आपकी स्टेटमेंट कितनी बन रही है, कौन कौन से स्टेटमेंट को हम यूज कर रहे हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है कि इट इज़ नॉट अ सनी दिस इवनिंग, दूसरी क्या है इट इज़ कोल्डर देन yesterday, फिर क्या है कि आप स्विमिंग पे जा रहे हो जब सनी होगा, फोर्थ क्या है आपकी कैनोई ट्रिप वाली, फिफ्थ क्या है आपकी वी विल होम बाय सनसेट। इन 5 के अलावा आपको कोई लग रहा है कि कोई और स्टेटमेंट इसमें यूज हो रही है, नहीं। सबसे पहला काम है आपका क्वेश्चन पढ़ के स्टेटमेंट को फाइंड करना कि कितनी स्टेटमेंट इसमें यूज हो रही है। अब आपको पता चल गया कि 5 स्टेटमेंट इसमें यूज हो रही है। अब उन स्टेटमेंट को एक वेरिएबल दे दीजिए, क्योंकि आप इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट तो बार बार यूज नहीं करोगे। तो आपने क्या बोल दिया कि कैपिटल S रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज सनी दिस इवनिंग, कि इट इज सनी दिस इवनिंग। कैपिटल C रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज कोल्डर देन yesterday। W रिप्रेजेंट कर रहा है वी विल गो स्विमिंग। कैपिटल T रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैनोई ट्रिप हम बनाएंगे। H क्या है कि हम वी विल बी होम बाय सनसेट, कि हम अपने घर पहुंच जाएंगे सनसेट। ठीक है, ये हमारी 5 हमारी स्टेटमेंट थी, उनको हमने एक वेरिएबल असाइन किया। आपका फर्स्ट टास्क। अब दूसरा टास्क आपका क्या होता है कि जो आपका क्वेश्चन है आपको इसे लॉजिकल कनेक्टिव्स में लिखना है। अब सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपने देखा तो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज कोल्डर देन yesterday। पहले यहाँ तक सॉल्व करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब हमारा क्या है, इट इज नॉट सनी। ठीक है, इट इज नॉट सनी नहीं है, तो सनी वाला हमने क्या, इट इज सनी दिस इवनिंग, हमने कैपिटल S जो रिप्रेजेंट करा है वो क्या कह रहा है कि सनी है, बट ये कह रहा है सनी नहीं है, इसका मतलब नॉट S। देन एंड का मतलब क्या होता है हमारा, बताओ आप। एंड का मतलब हमारा क्या होता है, कंजंक्शन। ठीक है, एंड कंजंक्शन। देन
इट इज कोल्डर देन यस्टरडे, इट इज कोल्डर देन यस्टरडे, इट इज कोल्डर देन यस्टरडे यानी सी। तो पहला हमारा क्या बन गया, लॉजिकल कनेक्टिव्स ये बन गया। दूसरे लॉजिकल कनेक्टिव्स के पहले आपने क्या काम किया, पहले आपने सारे के सारे जो स्टेटमेंट है उनको फाइंड किया, फिर एक वेरिएबल असाइन किया, देन आपने उनके लॉजिकल कनेक्टिव्स बनाए या प्रपोजिशंस बनाए। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिर क्या है हमारा, वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ इट इज सनी, हम स्विमिंग के लिए जाएंगे जब वो सनी होगा। तो वी विल गो स्विमिंग को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डब्लू से, यानी डब्लू। ओनली इफ का मतलब है इम्प्लाइज, कभी भी ओनली इफ आए या देन आए तो इसका मतलब हम इम्प्लाइज का साइन आपको यूज करना है। फिर क्या कह रहा है, इट इज सनी, जब वो सनी होगा। अब इट इज सनी हमने कहाँ लिया है कि इट इज सनी, हमने एस में लिया है, एस कहाँ है हमारा, वो रहा, इट इज सनी दिस इवनिंग, कैपिटल एस, ठीक है, इट इज सनी दिस इवनिंग। अब आपको सेकंड वाला पता चलिए कैसे बना। अब आप थर्ड वाला बना के देखो। थर्ड वाला हमारा क्या है, इफ वी डू नॉट गो स्विमिंग देन वी विल टेक अ कैनो ट्रिप, अगर हम स्विमिंग के लिए नहीं जाएंगे तो हम कैनो ट्रिप बनाएंगे। तब आप देखो, इफ बनाओ आप जल्दी से, फिर वीडियो को पॉज करो और ये बनाओ, ये वाला क्या बनेगा। नेक्स्ट क्या बोला, वी विल नॉट गो स्विमिंग, डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम स्विमिंग जाएंगे, कह रहे हैं नहीं जाएंगे, तो नेगेशन डब्ल्यू। एंड देन उसके बाद क्या यूज हो रहा है, देन का मतलब क्या है, इम्प्लाइज, मैंने आपको पहले ही बताया। वी विल टेक अ कैनोई ट्रिप, आपने किस वेरिएबल से असाइन कर रखा है, टी, इसका मतलब टी, ये आपका फोर्थ लॉजिकल कनेक्टिव्स हो गया। इसके बाद आप थर्ड वाला हो गया, सॉरी फोर्थ वाला देखोगे तो फोर्थ वाला क्या कह रहा है, इफ वी टेक अ कैनोई ट्रिप, यानी कैनोई ट्रिप को हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, अपना टी से। फिर क्या कह रहा है, देन का मतलब इम्प्लाइज, वी विल बी होम बाय सनसेट, का आपने कौन सा वेरिएबल असाइन किया हुआ है, कैपिटल एच, तो ये हमारा फोर्थ बन गया। ठीक है, अभी आपके चारों जो थे ये सारे स्टेटमेंट बन गए। अब आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये लिखा हुआ है, हमने जो सारे स्टेटमेंट थे उनके लॉजिकल कनेक्टिव्स प्रोपोजिशंस बना दिए। ठीक है, अब उसका जो कंक्लूजन है वो क्या रहा है, वी विल बी होम बाय सनसेट, यानी एच, जो हमारा कंक्लूजन आ रहा है वो हमारा क्या रहा है, एच। अब हमें लॉजिकल कनेक्टिव जो हमने बनाए हैं, अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, थ्योरी ऑफ इन्फरेंस रूल के अकॉर्डिंग, लॉज के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करना है। और उनको सॉल्व करके जो हमारा कंक्लूजन है वो एच आ जाता है, तो इसका मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। अब इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट नॉट एस एंड सी, यही तो है। अब आप देखो इसमें कौन सा, सबसे पहले आप जाओ एडिशन रूल तो नहीं लगेगा। अब सेकेंड वाला क्या था, सिंप्लीफिकेशन रूल। अब सिंप्लीफिकेशन रूल क्या कहता है, अब मैं यहाँ आपको सिंपली रूल भी बताती चलती हूँ। सिंप्लीफिकेशन रूल हमारा क्या कहता है कि P एंड Q होगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, P आएगा। सिंपल यही तो कहता है सिंप्लीफिकेशन रूल। क्या यहाँ सिंप्लीफिकेशन रूल अप्लाई हो सकता है, यस हो सकता है। तो इसका जो हमारा कंक्लूजन आएगा, यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, जो पहला वाला होता है वही आउटपुट होता है। तो पहला वाला हमारा क्या है, नॉट एस, तो हमारा पहला आउटपुट क्या आ गया, नॉट एस, यानी हमारा जो पहला वाला है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाला क्या है हमारा, हमारा फर्स्ट से कंक्लूजन आया वो सेकंड वाले में हम प्रीमाइसिस का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या है हमारे पास, नॉट एस एंड डब्ल्यू इम्प्लाइज एस। अब इस तरीके के क्या कोई लॉ है, नहीं भाई, सिंप्लीफिकेशन लॉ तो नहीं है। अब लॉ ऑफ टॉलेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ पोनेंस, वो था ना, लॉ ऑफ टॉलेंस है पोनेंस वाला जो था। तो लॉ ऑफ टॉलेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ टॉलेंस ये कहता है कि नॉट क्यू होगा, नॉट क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू होगा तो नॉट पी आएगा। ठीक है, आंसर क्या आप देखो, क्या है लॉ ऑफ टॉलेंस अप्लाई हो सकता है, यस हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ नॉट क्यू है तो यहाँ क्यू है, यहाँ नॉट एस है तो यहाँ एस है, यहाँ पी है तो यहाँ डब्ल्यू है। तो सिंपल आपका आंसर क्या आता था, नॉट पी, तो नॉट पी यानी नॉट डब्ल्यू, यहाँ से हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब यहाँ का जो आंसर है वो थर्ड वाले के लिए, यहाँ का जो कंक्लूजन है वो थर्ड वाले के लिए क्या बन जाएगा, प्रीमाइसिस, यानी हमारा जो सेकंड वाला है वो भी कंप्लीट हो गया। थर्ड वाला क्या है हमारा, नॉट डब्ल्यू इम्प्लाइज टी, और यहाँ से हमारा क्या आउटपुट आया, नॉट डब्ल्यू, यानी इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों प्रीमाइसिस को सॉल्व करना है। अब लॉ ऑफ पोनेंस देखो आप, वो क्या कहता है, पी इम्प्लाइज क्यू, तो क्यू आंसर आना चाहिए। अब यहाँ लॉ ऑफ टॉलेंस तो नहीं लग सकता, क्योंकि लॉ ऑफ टॉलेंस क्या कहता है कि यहाँ नॉट क्यू होना चाहिए तो यहाँ क्यू होना चाहिए। यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, यहाँ नॉट डब्ल्यू है बट यहाँ डब्ल्यू तो है ही नहीं, तो यहाँ ये लॉ ऑफ टॉलेंस फेल हो जाता है। बट लॉ ऑफ पोनेंस क्या कहता है
कि हमारा अगर यहाँ पी है तो यहाँ पे भी पी होना चाहिए, यहाँ पी है तो यहाँ पे भी हमारा पी है। तो सिंपल हमारा ये ठीक है, इसमें हमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ का जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आता है क्यू, यहाँ का आउटपुट क्या आएगा हमारा टी। इसका मतलब जो हमारा थर्ड वाला है ये भी हमारा सॉल्व होता है। लास्ट वाला क्या है हमारा टी इम्प्लाइज एच। फोर्थ वाले में यहाँ का जो कंक्लूजन आया वो यहाँ के प्रीमाइसिस हो जाएगा। अब टी इम्प्लाइज एच, आप यहाँ का देखो, यहाँ का हमारा आउटपुट क्या है, देखो आप कौन सा लॉ ऑफ टॉलरेंस लगेगा ये या लॉ ऑफ पोनेंस लगेगा, कौन सा लगेगा, लॉ ऑफ पोनेंस लगेगा। लॉ ऑफ टॉलरेंस जब भी लग सकता है जब ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू सेम हो, एक नोट में हो, एक नेगेशन में हो और एक सिंपल में हो। तो यहाँ का हमारा आंसर क्या आएगा, अगर P इम्प्लाइज क्यू होता है तो क्यू आंसर आता है। अब T इम्प्लाइज एच है तो क्या आंसर आएगा एच। तो हमारा जो फाइनल कंक्लूजन आया है हमारे अकॉर्डिंग क्या आया, एच आया। अब आप देखो क्या कंक्लूजन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, कंक्लूजन क्या आएगा, वी विल बी होम बाय सनसेट यानी कैपिटल एच। तो हमारे अकॉर्डिंग भी कैपिटल एच आया। इसका मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारी वैलिड स्टेटमेंट है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताया कि इस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टेटमेंट को फाइंड करना होता है, फिर क्या करना होता है, उनको सिंपली वेरिएबल असाइन करना होता है, फिर स्टेप बाय स्टेप आप उसको सॉल्व करोगे और सिंपल करोगे। और आपने देखा तीन ही सिर्फ इसमें लॉज यूज हुए, सिंप्लीफिकेशन, लॉ ऑफ टॉलरेंस और लॉ ऑफ पोनेंस। तो आप इनको यहाँ आपको ये तीन क्लियर हो गए, किसी और में कुछ और लगेगा वहाँ आपको वो क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपको लॉज पता है तो आप ऐसे ही बहुत इजीली कर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे की 2023-24 में आया था, सेम ही क्वेश्चन था, इसी तरीके का था। आपको वैलिडिटी चेक करनी थी आर्ग्यूमेंट की कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो हमारा वैलिड है या नहीं है। तो सिंपल, अब आप इसको पढ़ो और देखो कि इसमें कितनी स्टेटमेंट है। इफ देयर वॉज अ बॉल गेम देन ट्रैवलिंग वॉज डिफिकल्ट, यानी देयर वॉज अ बॉल गेम एक हो गया, देन ट्रैवलिंग वॉज डिफिकल्ट सेकेंड वाला हो गया, इफ दे अराइव ऑन टाइम थर्ड हो गया, देन ट्रैवलिंग वॉज नॉट डिफिकल्ट। नॉट डिफिकल्ट और डिफिकल्ट वाला तो ये तो हमने ले लिया, दे अराइव्ड ऑन टाइम, अराइव वाला भी हो गया। इसका मतलब इसके यहाँ से इस क्वेश्चन से, इस स्टेटमेंट से, आर्ग्यूमेंट से हमारी कितनी स्टेटमेंट बनी, तीन। कौन कौन सी, देयर वॉज अ बॉल गेम, ट्रैवलिंग वॉज डिफिकल्ट, दे अराइव ऑन टाइम। तो सिंपल हमने इस बॉल गेम यानी बी से रिप्रेजेंट कर दिया, ट्रैवलिंग टी से, अराइव्ड ए से। अब सबसे पहले हमारा क्या कहता है, इफ देयर वॉज अ बॉल गेम, अगर बॉल गेम होगा, बॉल गेम क्या है बी, ठीक है बी, देन जब भी यूज होगा तो किसका यूज करेंगे, इम्प्लाइज का, इम्प्लाइज। देन क्या कहता है, ट्रैवलिंग वॉज डिफिकल्ट, ट्रैवलिंग वॉज डिफिकल्ट को हमने किससे रिप्रेजेंट करता है किया है टी से, तो बी इम्प्लाइज टी, हमारे यहाँ तक का हो गया। देन नेक्स्ट, इफ दे अराइव ऑन टाइम, इफ दे अराइव ऑन टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया, ए से, देन यानी इम्प्लाइज का साइन, ठीक है। ट्रैवलिंग वॉज नॉट डिफिकल्ट, ट्रैवलिंग वॉज नॉट डिफिकल्ट, ट्रैवलिंग वॉज डिफिकल्ट को हमने टी से रिप्रेजेंट किया, नॉट डिफिकल्ट इसका मतलब नेगेशन की बात करें यानी नॉट टी, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है, दे, नेक्स्ट है हमारा दे अराइव ऑन टाइम, थर्ड वाला, दे अराइव ऑन टाइम यानी ए, ठीक है। अब कंक्लूजन देयरफॉर के बाद जो भी लिखा हुआ होता है वो हमारा कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन क्या है, देयर वाज नो बॉल गेम, देयर वाज नो बॉल गेम, इसका मतलब देयर वाज अ बॉल गेम बी था, नो बॉल गेम यानी नेगेशन है, यानी नेगेशन पी इनके अकॉर्डिंग हमारा क्या है कंक्लूजन। अगर हमारा ये आता है तो वैलिड, अदरवाइज इनवैलिड है। तो अब आप चेक कर लीजिए आप किस तरीके से सॉल्व करोगे इसको। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि हमारा जो सेकेंड, थर्ड और सेकेंड वाला इसमें ए कॉमन है, ए है, तो आपको पता है अगर हम इसको लेंगे दोनों को, ए क्या है, ए इम्प्लाइज नॉट टी, तो आप इसमें देखो कौन सा लगेगा, हमारा लॉ ऑफ टॉलरेंस लगेगा, लॉ ऑफ पोनेंस लगेगा, कौन सा लगेगा, लॉ ऑफ पोनेंस लगेगा। और आउटपुट क्या आएगा हमारे यहाँ से टी, सिंपल। अब कौन सा बचा है, टी, यहाँ से तो हमारा आउटपुट क्या आएगा टी, और हमारा बचा कौन सा है, बी इम्प्लाइज टी। अब यहाँ कौन सा लगेगा हमारा, बताओ, यहाँ कौन सा लगेगा हमारा, लॉ ऑफ टॉलरेंस लगेगा या लॉ ऑफ पोनेंस लगेगा, बताओ आप। लॉ ऑफ टॉलरेंस लगेगा। लॉ ऑफ टॉलरेंस हमारा क्या कहता है कि क्या आएगा हमारा, नेगेशन क्यू आता है, नेगेशन क्यू क्या है हमारा बी, तो नेगेशन बी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। उनके अकॉर्डिंग देखा, इतनी सी जगह में ही हमने सॉल्व कर लिया, बस आपको आना चाहिए कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देन द आर्ग्यूमेंट इज वैलिड, क्योंकि हमारा भी नेगेशन भी आंसर आया है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2023-24 में पूछा था कि इसके साथ एक यही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, तो वो तो आप कर लोगे। आपको ये बताना था कि जो क्वांटिफायर्स हैं ये क्या हैं
और इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना था। तो ये वाला जो क्वांटिफायर्स है, इसका जो मतलब, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स और इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स। ठीक है, आपको इसके सिंबल से इसका नाम याद रखना होगा। अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स क्या होता है? रिप्रेजेंट फॉर ऑल और फॉर एवरी। जब भी फॉर ऑल की बात होगी या फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव या फॉर एवरी की जब भी बात होगी तो हम किसका यूज करेंगे? यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स का यूज करेंगे। इट स्टेट दैट अ प्रेडिकेट होल्ड ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट इन द डोमेन। ये कहता है कि जो भी प्रेडिकेट होगा उसमें जो एलिमेंट्स हो डोमेन में, जो आउटपुट में हमें एलिमेंट्स मिलेंगे वो हमेशा क्या होंगे? ट्रू होंगे। कौन कहता है? ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। और ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? ये होता है हमारा फॉर ऑल। फॉर ए और एक्स की वैल्यू पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या है? हम जो भी प्रॉब्लम होगी उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पी ऑफ एक्स यानी प्रेडिकेट और जो भी वेरिएबल होगा उसको। ठीक है, ये होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। एक्सेंशियल क्वांटिफायर्स क्या होता है? ये हम कब रिप्रेजेंट करते हैं? जब भी हम देयर एग्जिस्ट या फॉर ऑल की बात करते हैं तो तब हम इसका यूज करते हैं। ये क्या कहता है? इट स्टेट दैट देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द डोमेन फॉर विच द प्रेडिकेट होल्ड ट्रू। ये कहता है कि एटलीस्ट जब आउटपुट आएगा तो एटलीस्ट एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तभी मैं ट्रू होऊंगा। और यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या कहता है कि डोमेन में जो मेरी वैल्यूज आएंगी वो हमेशा ट्रू आएंगी, क्योंकि जो मेरे एलिमेंट्स होंगे वो भी मेरे क्या होंगे? ट्रू होंगे। और इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? लाइक देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पढ़ना भी आना चाहिए कि देयर एग्जिस्ट एक्स क्या एक वेरिएबल है, पी ऑफ एक्स यानी प्रेडिकेट ऑफ एक्स। आई होप आपको क्लियर होगा कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं।